जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। इजरायली सेना ने किया बहुत बड़ा दावा, अयातुल्ला अली खामेनी के विमान को किया नष्ट। जी हां दोस्तों, इजरायल ने नष्ट कर दिया अली खामेनी का विमान। इस खबर ने फिर एक बार बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, हर किसी को चौंका दिया। दोस्तों बताएंगे कैसे इस दावे के पीछे दृढ़ता से अड़ा हुआ है इजराइल, क्या कहना है ईरान का। तो वहीं थोड़ी ही देर में एलपीजी से भरा हुआ कंटेनर पहुंचने वाला है भारत। लेकिन वही सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे, भारत के आरएसएस और रॉ एजेंसी पर बैन लगाने की बहुत बड़ी ट्रम्प से मांग। बताएंगे किसने ये मांग उठाई है दोस्तों। साथ ही साथ ईरान के अहम ट्रांजिट हब यानी कि ईरान के चाबहार पर अमेरिकी हवाई हमला, भारत के रणनीतिक पोर्ट के करीब गूंजे धमाके। तो वहीं बताएंगे ईरान ने 2 भारतीय टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की क्यों दी इजाजत। जयशंकर जी ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस युद्ध की स्थिति में बने दुनिया में भारत का खुला समर्थन करते मानते हैं कि भारत अपनी कूटनीति से दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहा है और कर लेगा। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां इजरायली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन को नष्ट कर दिया। रॉयटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसने बीती रात में तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अली खामेनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान को निशाना बनाया। दोस्तों इजरायली सेना ने यह भी बताया कि इस विमान का इस्तेमाल सीनियर ईरानी अधिकारी और मिलिट्री से जुड़े टॉप लीडर भी करते थे। टेलीग्राम पर जारी अपने बयान में सेना ने कहा कि इस विमान को नष्ट करने से ईरानी शासन के नेतृत्व की सहयोगी देशों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के प्रयासों और अपनी क्षमताओं को फिर से बहाल करने की योग्यता बाधित होती है। जी हां, ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा दावा किया है इजरायली सेना ने कि उसने अयातुल्ला अली खामेनी के विमान को नष्ट कर दिया। उसका कहना है कि इस विमान का इस्तेमाल ईरान के अन्य शीर्ष अधिकारियों और सैन्य कर्मियों द्वारा हथियारों की खरीद को आगे बढ़ाने और सहयोगी देशों के साथ समन्वय करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इजरायली सेना के मुख्य लक्ष्यों में से एक ईरान में स्थित मिसाइल लॉन्चर है। एक इजरायली रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 70% को अब नष्ट या निष्क्रिय कर दिया गया है दोस्तों। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां आरएसएस और रॉ पर लगे प्रतिबंध, यूएस के धार्मिक आयोग की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सलाह, क्या है आरोप बता दें। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने ट्रंप प्रशासन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है कि इनकी वजह से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता घटी है। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता का देश बताते हुए आयोग ने वॉशिंगटन सरकार से कहा है कि वो भारत के साथ हथियार बिक्री और व्यापार नीतियों पर भी ध्यान दे। अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ की इस नई रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछले वर्षों में आई रिपोर्ट्स को भारत सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए पक्षपाती करार दिया था। यूएससीआईआरएफ ने हाल ही में जारी की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों को और पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया है। इन कानूनों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया है। भारतीय अधिकारियों ने नागरिकों और धार्मिक शरणार्थियों को जेल में डालने या उन्हें देश से बाहर निकालने को भी सुगम बनाया है। इसके अलावा भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमलों में भी वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि भारत के ऊपर आरोप भी वो अमेरिका लगा रहा है जो पिछले 1 साल में हिंसा और नरजातीय भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। ट्रंप के कई करीबी इस्लाम विरोधी माने जाते हैं। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा लगाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम की भी आलोचना की है। आपको बता दें, सरकार द्वारा यह अधिनियम इस्लामी धर्मार्थ संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन में व्यापक बदलाव करने और इन्हें कानूनी रूप से ढालने के लिए लाया गया था। रिपोर्ट में इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए गए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अधिनियम की भी आलोचना की गई। यानी कि दोस्तों, इस अमेरिकी रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप को सलाह दी है। ट्रंप को कहा है कि भारत के आरएसएस और आरएडब्ल्यू पर बैन लगा दो। जी हाँ, अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
ईरान के चाबहार में अमेरिका का बड़ा अटैक, धमाकों की आवाज से गूंज उठा इलाका। दोस्तों, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सोमवार को दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन यानी CFZ के पास सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की फारसी सेवा के मुताबिक व्यापारिक जोन के पीछे मौजूद एक पहाड़ पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। यह कार्रवाई मिडल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर ईरान के हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के जवाब में मानी जा रही है। अल जजीरा ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फारसी भाषा सेवा के हवाले से बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर ईरान के चाबहार व्यापार क्षेत्र के पास एक पहाड़ पर स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि व्यापार क्षेत्र के पीछे एक जोरदार धमाका सुना गया। ईरान अमेरिका जंग के तीसरे हफ्ते में यह हमला ताजा तनाव का कारण बना है। सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो में अमेरिकी जेट को चाबहार जोन के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार फ्री ट्रेड जोन पाकिस्तान की सीमा से सटा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। 1992 में स्थापित यह जोन मध्य एशिया को हिंद महासागर से जोड़ता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार जिस पहाड़ पर धमाके हुए हैं वहां सैन्य बुनियादी ढांचा मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज में ऑपरेशन शुरू करने के लिए 7 देशों से युद्धपोत भेजने का आह्वान किया है। इस बीच तेल की कीमतों में उछाल आया है और कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, आखिर इन युद्ध की खबरों को देखकर दोस्तों एक चीज पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कि ये वॉर चल रहा है इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का। लेकिन जब भी ईरान पर बम पर अटैक होता है, इजराइल भी चाहे तबाह कर अटैक करता हो ईरान पर, लेकिन ईरान का सबसे ज्यादा अटैक ना तो इजराइल पर होता है ना अमेरिकी सेनाओं पर। सबसे ज्यादा ईरान अटैक कर रहा है अभी UAE पर। जी हाँ दोस्तों, फिर अभी की सबसे बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। UAE पर फिर एक बार ईरान का बहुत बड़ा अटैक। फुजैरह में ड्रोन हमले के बाद लगी भयंकर आग। ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस भी हुआ सस्पेंड। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरह ऑयल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है। इस बात की जानकारी अमीरात के मीडिया कार्यालय ने दी है। अभी तक किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस दोबारा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी 14 मार्च को इस पर हमला हुआ था। फुजैरह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंकरिंग पोर्ट यानी जहाजों को ईंधन भरने का केंद्र और बड़ा क्रूड ऑयल स्टोरेज या एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यानी कि दोस्तों, ईरान पर कहीं से भी अटैक हो, लेकिन ईरान लगातार UAE को निशाना बना रहा है। वहीं अगर अमेरिकी ठिकानों पर वॉर की बात करें तो मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल रहा है कि बगदाद में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले में 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालांकि अब तक यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या अमेरिकी सेना ने इस संख्या की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ था। 6 ड्रोन इस परिसर की ओर भेजे गए, उनमें से 5 को मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन गॉड टावर के पास जा गिरा, लेकिन इस घटना में कोई मौत नहीं हुई। अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि यह हमला ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूहों द्वारा किया गया हो सकता है। इन समूहों ने पिछले दिनों इराक और खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 6 अमेरिकी सैनिक कुवैत में एक ड्रोन हमले में मारे गए थे। 6 अमेरिकी एयरमैन पश्चिमी इराक में KC-135 विमान दुर्घटना में मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद उसे लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इसीलिए 10 सैनिकों की मौत की अभी प्रमाणित नहीं हुई है। दोस्तों, उधर आपको बता दे, 4 दोस्तों ने ट्रम्प को दे दिया गच्चा। हॉर्मुज पर पड़ गए अकेले, कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ट्रम्प, जी हाँ, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत बड़ा एक कूटनीतिक झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने उम्मीद जताई थी कि ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में दुनिया की महाशक्तियां और उनके पुराने सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से अपील की थी कि वे भी इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज को तैनात करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद ही अहम मार्ग माना जाता है और यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ट्रंप का तर्क था कि चूंकि इन देशों का तेल और व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी ही होनी चाहिए। ट्रंप ने ट्वीट किया था कि दुनिया
के बाकी देश अपने जहाजों की सुरक्षा खुद क्यों नहीं करते, हम सालों से उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब आपको बता दें जापान ने कैसे दो टूक जवाब दिया दोस्तों। सबसे बड़ा झटका टोक्यो से लगा ट्रंप को। जापान के सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हॉर्मुज में किसी भी तरह के समुद्री सुरक्षा अभियान यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर विचार नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी, जापान ने सबसे बड़ा झटका दिया है ट्रंप को। जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उन्हें अब तक अमेरिका की ओर से कोई भी आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अपनी नौसेना वहां पर भेजना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जियोग्राफिकल भी संभव नहीं है। जापान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ईरान और खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में वो अमेरिका के लिए ईरान से सीधे टकराव मोल लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बात करें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जिसे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता है, उसने भी ट्रंप की मांग को सिरे से नकार दिया, ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्लियर कर दिया कि वे हॉर्मुज में अपना युद्धपोत बिल्कुल नहीं भेजेगा। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने थोड़ी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन मंशा साफ कर दी। सियोल ने कहा कि वे इस अनुरोध की बारीकी से समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल युद्धपोत भेजने का हमारा कोई योजना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति जो है वो हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की रही है, लेकिन हॉर्मुज संकट में उनकी ये रणनीति उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने भी इस अमेरिकी गठबंधन में शामिल होने से परहेज किया है। वे नहीं चाहते कि अमेरिका की ईरान नीति के चक्कर में वे किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बन जाएं। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के घटते प्रभाव का संकेत है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता हो, वहां सुरक्षा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने के लिए कोई भी अपना युद्धपोत जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। आप दोस्तों इस मनाही को डोनाल्ड ट्रंप की साख या यूं कहे कि अमेरिका की गिरती हुई साख के तौर पर देखते हैं, या फिर ऐसा क्या है कि अब अमेरिका को भी लोग इनकार कर रहे हैं, अमेरिका तक को, जो अमेरिका पूरी दुनिया पर दबदबे बनाए रखने का दावा करता है, अपने आप को सबसे सुपीरियर बताता है। आज उसी अमेरिका को पूरी दुनिया या दुनिया के ऐसे प्रभावी देश जो कुछ ना कुछ अपनी एग्जिस्टेंस को रखते हैं दोस्तों, वो मना करते दिखाई दे रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं अवश्य कमेंट करके बताइएगा। या अब दुनिया को पता चल चुका है कि ट्रंप के जैसा दोगला इंसान, दोगला राष्ट्रपति ना आज तक हुआ था, ना है, ना होगा। दोस्तों भारी मात्रा में आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस बटन को कमेंट से पहले दबा दीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। लेकिन वहीं दोस्तों जिस प्रकार से हॉर्मुज पर सुरक्षा प्रदान करने को लेकर चीन जैसा देश भी राजी नहीं हुआ, चीन भी अमेरिका को धोखा देने लगा। अब ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि चीन की यात्रा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप टाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कोई आपको नहीं बता रहा, हम सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीन मदद के लिए तैयार हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो वो अपनी यात्रा को टाल भी सकते हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए क्योंकि चीन को स्ट्रेट्स से 90% तेल मिलता है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे चाइना यात्रा से पहले शी जिनपिंग जहाजों की मदद करने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से चाइना का रवैया है, बाकी देशों का रवैया है, हमें नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के विजिट से पहले चाइना या पहले या बाद में भी चीन बिल्कुल भी सुरक्षा प्रदान नहीं करने वाला। दोस्तों ऐसे में अटकलें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा टाल सकते हैं दोस्तों, यानी कि अब बाकी दुनिया के देश अमेरिका को लगातार नकारते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और इन मनाही के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों को भेजकर, यूएसएस गेराल्ड को भेजकर, इतनी बड़ी नौसेना को भेजकर ईरान पर अटैक करवा कर आखिर क्या हासिल किया। तो आपको बता दे दोस्तों कि अमेरिका ने अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जी हाँ, और उल्टा ईरान ने 5 दाव चल करके पलट दिया पूरे अमेरिका इजराइल का वॉर गेम, और आज फिर अमेरिका और इजराइल उसी स्थिति में आकर खड़े हो गए जहां वो युद्ध से पहले खड़े थे, यानी कि वो ईरान का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। हम आपको वो 5 दाव बताते हैं जो ईरान ने इनके खिलाफ चला दोस्तों, जिससे कि ना अमेरिका ना इजराइल इनका कुछ बिगाड़ पाया। बता दे, सबसे पहला दाव जो ईरान ने चला, उसने युद्ध को लंबा खींचने का रास्ता चुना। इसके लिए सेना के भीतर शक्ति विभाजित किया गया, इसे मौजेक फॉर्मूला का नाम दिया गया। इसके तहत सेना की सभी इकाई को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए ऑथराइज्ड किया गया। इसका असर देखने को मिला बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने के बावजूद अमेरिकी सहयोगियों पर ईरान का हमला जारी रहा। ईरान ने छोटे छोटे ड्रोन से अरबों देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश जंग को लंबा खींचने की है।
दूसरा दाव, आर्थिक नाकेबंदी का प्लान तैयार किया ईरान ने। इसके तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को घेर लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही हॉर्मुज से जाने के लिए जहाजों को उकसाया, वैसे ही ईरान ने थाईलैंड के एक मालवाहक जहाज को रडार पर ले लिया। इसके बाद हॉर्मुज का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। दोस्तों, हॉर्मुज के नीचे ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े हैं दोस्तों, उनको ये सारे अपडेट्स पहले से ही पता होंगे। तीसरा बड़ा दाव, अमेरिकी हमलों की असलियत दिखाने के लिए ईरान ने अमेरिकी मीडिया CNN को तेहरान में एंट्री दे दी। ये बहुत बड़ा दाव दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। CNN ने ट्रंप प्रशासन और सरकार के खिलाफ वहां से जो खूब रिपोर्टें की हैं, इनमें ईरान के एक स्कूल में मरने वाली बच्चों की रिपोर्ट शामिल थी। CNN ने सबूत के साथ बताया कि अमेरिकी हमले में ही मिनाब स्कूल के बच्चे मारे गए। इन बच्चों की संख्या 160 से भी ज्यादा बताया गया। पूरी दुनिया में ट्रंप सरकार की किरकिरी हुई। जी हाँ, चौथा सबसे बड़ा दाव जो ईरान ने चला वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री रोज इंटरव्यू देने लगे, वो भी अमेरिकी मीडिया को। ईरान की कोशिश इस लड़ाई को इजराइल वर्सेस ईरान बनाने की है। अब्बास इसी नीति का जिक्र करते हैं। अब्बास ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इजराइल के लिए अमेरिका अपने सैनिकों को मरवाना चाहता है तो हम क्या ही कह सकते हैं, हम तो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। मैसेजिंग के जरिए ईरान मजबूत मोर्चा बंदी कर रहा है। दोस्तों, पांचवा और सबसे बड़ा दाव जो ईरान ने चला वो ये, अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल को ये उम्मीद थी कि ईरान के आम नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसी तरह अमेरिका ने ईरान को अस्त व्यस्त करने के लिए कुदरत से संपर्क साधा, लेकिन ईरान ने उसके इस प्लान को भी फेल कर दिया। अब अमेरिका, नाटो और चाइना जैसे देशों से मांग बढ़ा रहा है। दोस्तों, ऐसे में ना तो अब नाटो ट्रंप के समर्थन में आएगा, अमेरिका के समर्थन में आएगा, ना ही चीन कभी ईरान के विरुद्ध जाएगा। यानी कि 5 ये सबसे बड़े दाव जो हमने आपको बताए हैं दोस्तों। ये सुपीरियर दाव खेला माइंडेड तरीके से ईरान ने, और आज युद्ध को उसी स्थिति में लेकर आ गया जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। यानी कि अमेरिका इजराइल ने अरबों डॉलर रुपए इस युद्ध में गवा दिए दोस्तों, लेकिन युद्ध का $1 का भी फायदा, $1 का भी फायदा नहीं हुआ। ईरान के इस मोज़ेक फॉर्मूला पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि देश छोटा या बड़ा नहीं होता। गेम खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए, और वॉर हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति से जीती जाती है। और इस खबर को देखने के बाद दोस्तों, अपने भारत के लिए और उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी देश की कूटनीति मजबूत है तो वो मात्र एक भारत है। भारत की कूटनीति, वर्ल्ड डिप्लोमेसी उन्नत लेवल की है दोस्तों। ऐसे में मेरा भारत महान, तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। बाकी खबरें आपको दोस्तों अगली खबर में, अगले वीडियोस में बताएंगे। तब तक लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, लेकिन जाते जाते जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर का बटन दबाकर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।